बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, बल्कि उन्होंने अपना जो काम है वो बहुत खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दिया। उन्होंने सफारतकारी का जो महाज है उसको थामे रखा उसका और आपने बहुत सारे जो रवाबित हैं वो बरकरार रखते हुए ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी रहनुमाओं से टेलीफोनिक जो है वो बातचीत की है। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे। जो हम बात करेंगे कि उन्होंने जो सियासतदानों से बातचीत की उसमें गवर्नर सिंध शामिल हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा गवर्नर पंजाब, वज़ीर आज़म ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी बात की है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नर हैं उनसे भी बात की है। बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी इसमें शामिल हैं, खालिद मगजी साहब और चौधरी सालिक। इसके अलावा भी दीगर शख्सियात हैं जिनके साथ उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की है। आगे बढ़ते हैं, हम ये भी बात कर लेते हैं कि आलमी रहनुमाओं से जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बातचीत की है उनमें कौन कौन शामिल है। उनमें UAE के सदर शामिल हैं, ईरान के सदर शामिल हैं, म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर आज़म जो हैं इनमें शामिल हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से बातचीत की है, बहरीन के बादशाह से, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सदूर से वज़ीर आज़म की बातचीत हुई है। इसके अलावा ईरान के सदर से भी उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की है। हम प्रोग्राम में आगे चल कर ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने अपने मुलाकातों में जिनसे जो मुलाकातें की हैं उनमें वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है, इस पर भी हमने बात करनी है। जबकि प्रोग्राम के आखिर में हम तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, DIG कोयटा और जो DC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। हम प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रशीद साफ़ी साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, जबकि डॉक्टर आदिल फ़ारूक और शनीला अम्मार साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अम्मार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे सफारतकारी कितनी अहम और वज़ीर आज़म ने इस अहम काम को किस तरीके से सर अंजाम दिया, और ये भी बताइएगा कि ताल्लुक़ बेहतर बनाने की कोशिश की ये कितना कारगर साबित होगा। मलिया, बात यह है कि इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अच्छी और बड़ी मस्बत रवायात कायम की हैं, कौमी सियासत के हवाले से भी और सफारतकारी के लिहाज से भी। हम देखते हैं कि ये तीनों दिन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत मसरूफ़ गुज़रे हैं और तकरीबन 15 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराहों से उनकी टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। और न सिर्फ ये कि ईद की मुबारकबाद दी है, बल्कि ये वो ममालिक हैं जो ख़ित्ते में जिनका एक अहम मुकाम है, आलमी सियासत में भी अहम मुकाम है और ख़ित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के सिलसिले में। उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ शामिल हैं, उसमें खलीजी ममालिक शामिल हैं, उसमें मशरिक़ बईद के ममालिक शामिल हैं और जनूबी एशिया का बांग्लादेश भी शामिल है। आप देखिए, सेंट्रल एशिया में जिन ममालिक के साथ उनके राब्ते हुए हैं, जिनमें आज़रबाईजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इनके साथ जो राब्ते हुए हैं, इनके साथ पाकिस्तान के न सिर्फ ये कि खुशगवार बल्कि बहुत मजबूत और कई ममालिक, मसलन आज़रबाईजान के साथ तो हमारे स्ट्रेटिजिक नौइयत के ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को मज़ीद ये ताल्लुकात वुसअत पा रहे हैं। और अब वज़ीर आज़म के दौरे के बाद आइंदा माह जो है वो प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयोफ जो है उनका दौरा भी मुतवक्को है पाकिस्तान का दोबारा। वो पिछले साल भी पाकिस्तान आए थे और अब फिर पाकिस्तान आने वाले हैं। तो ये वो ममालिक हैं जो सेंट्रल एशियन वो कंट्रीज़ हैं जिनके पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ अच्छे ताल्लुकात हैं बल्कि ये ख़ित्ते में भी अमन कायम करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। और इसके अलावा पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब ना सिर्फ तिजारती बल्कि बहुत आगे तक जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि दिफाई ताल्लुकात भी हैं उसमें
और हम ये देख रहे हैं कि खित्ते में अमन बरकरार रखने के सिलसिले में उनके दो तरफा मुआहदे जो हैं, जिसमें उसके अलावा फिर आलमी जो तंजीमें हैं, जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या SCO कंट्रीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े अहम रोल अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में मोहम्मद बिन ज़ैद जो UAE के प्रेसिडेंट हैं, सल्तनत अम्मान के शाह हैं, या बहरीन के बादशाह की से बात हुई है उनकी, मिस्र के सदर से, ईरान के सदर से, और फिर उनकी जो बात हुई है वो खलीजी मुल्कों में, ये वो ममालिक हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। UAE ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में और पाकिस्तान के मुआशी बहरान पर काबू पाने के सिलसिले में बहुत अहम रोल अदा किया है। $6 बिलियन की सरमायाकारी जो है वो UAE की जानिब से पाकिस्तान में आ रही है। इसके अलावा आप ये देखें कि कवैती वली अहद कवैत ने पाकिस्तान के जो अफरादी क़ुव्वत है उसके पर पाबंदियाँ ख़त्म की हैं, और अब पाकिस्तान की जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, वो कुवैत में जा रही है, जिससे हमारे पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तरक्की के नए रास्ते भी खुल रहे हैं, और पाकिस्तान कुवैत की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहा है। पहले भी कर रहा था, लेकिन अब मज़ीद जो है वो रोल अदा करेगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरान के सदर के साथ बात हुई है, उनकी सदर की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और उनकी बात हुई है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के साथ भी। ये सब जानते हैं कि तुर्की के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की नौइयत क्या है, किस तरह से ये ताल्लुकात वुसअत पज़ीर हो रहे हैं और मज़ीद जो है इनमें पेशरफ्त हो रही है। अब ये देखें कि बांग्लादेश बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है। वहाँ पर इनकलाब के बाद जो चीफ़ एडवाइज़र हैं उनके साथ ये तकरीबन चौथा राब्ता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, और आइंदा माह जो है वो इसहाक डार जो हैं बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से पहला बड़ा आला सतही वफ़द होगा जो बांग्लादेश के साथ जिसके साथ बांग्लादेश के बातचीत होगी, और इसके ज़रिए ना सिर्फ ये कि हमारे तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, ना सिर्फ ये कि हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सफारती ताल्लुकात की नौइयत बदलेगी, बल्कि ख़ित्ते में एक नई तब्दीली हम देख रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजह से। तो आलमी सतह पर ये जो मुलाकातें हैं, इससे ना सिर्फ ये कि आप ये देखें कि ख़ित्ते में अमन कायम होगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की कोशिश ये है कि ये ममालिक जो हैं पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम रोल अदा करें और पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौमी रहनुमाओं के साथ भी उनके राब्ते हुए हैं, जिनमें सेनेट के चेयरमैन हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कि जिनके साथ जो रवाबित हुए हैं, तो ये रवाबित जो है कौमी यकजहती की भी अलामत बनते हैं और कौमी यकजहती को मजबूत भी करते हैं। सदर के साथ इन सरबराहों के जो कौमी रहनुमाओं के साथ प्राइम मिनिस्टर की ये जो टेलीफोनिक राब्ते हैं, उनके नतीजे में हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कोशिश ये है कि सियासत में शाइस्ता और अच्छी रवायात को फ़रोग़ दिया जाए, और उनकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह ज़रूर बारावर साबित होंगी। ठीक है साफ़ी साहब, बहुत अच्छी रवायात जो है वो कायम की हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान बहुत सारे महाज पर अपना मुकदमा लड़ रहा है, जिनमें गज़ा भी है, कश्मीर का इशू भी है, बहुत सारे अहम अमूर हैं। तो इस किस्म की सफारतकारी में क्या अहम जो है वो हमें माइलस्टोन अचीव करने को मिल सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा एक्टिव ईद वाले दिन नज़र आए। शुक्रिया मदीहा। हाफिज़ साहब ने बहुत तफसील से आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब अंतक अंदाज में सफारतकारी के महाज पर और अंदरूनी सियासत को एक नहज पर ले जाने और एक सीधे रास्ता उनको दिखाने के लिए अंदरूनी सतह पे भी काफ़ी सरगर्म है। लेकिन आपका सवाल जो है वो अहम है। आप जानती है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेके गए थे सऊदी अरब, और वहाँ पे उनकी आला सतही मुलाकातें हुई थी, और उससे पहले UAE के उनका दौरा, और उससे पहले बाकी जो उनकी इंटरनेशनल सतह पे अहम सफारती इंगेजमेंट थी, वो पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। उसकी वजूहात ये है कि एक तो हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में सूरत हाल
काबू में नहीं है। वहाँ से पाकिस्तान को दरअंदाजी की शिकायत है, ईरान को मसाइल है, सेंट्रल एशिया डरा हुआ है। इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने ईरान पे नई पाबंदियाँ आयद की है और संगीन धमकियाँ दी है। इसी तरह शुरू के दिनों में अमेरिका ने रूस को बहुत ही मस्बत अंदाज में पैगामात पहुँचाए थे, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले रूस और अमेरिका के दरमियान एक तनाव की कैफियत हमें नज़र आ रही है। यूक्रेन की तरफ से एक दफ़ा फिर रूस के ख़िलाफ़ इक़दामात हो रहे। तो ये तमाम वाक़यात इस जानिब इशारा कर रही है और सबसे अहम गज़ा में की सूरत हाल जो है वो बेकाबू है। तो इसमें पाकिस्तान का अपना एक किरदार है इस खित्ते का और उम्मत मुस्लिमा का एक अहम हिस्सा होने की बदौलत वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी भी ऐसे मौके को ज़ाया नहीं करते जिसके नतीजे में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का कोई बेहतरी हो या आलमी अमन में अगर पाकिस्तान कोई मस्बत किरदार अदा कर सकता हो तो उन मौक़े को वज़ीर-ए-आज़म साहब पेश करते हैं। आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ईद की छुट्टियों के अख्तिताम का भी इंतज़ार नहीं किया और ईद के दिनों में भी वो मुतहर्रक नज़र आए, सफारती सतह पे भी और इंतज़ामी सतह पे और सियासी तौर पर भी। तो हम ये कह सकते हैं कि शहबाज स्पीड का जो एक उनका एक ट्रेडमार्क है, उन्होंने ईद के अयाम में ही भी उसको बरकरार रखा और उनकी इन कोशिशों के नतीजे में हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो आलमी सतह पे एक बावकार अंदाज़ है और एक मुकाम है वो भी उसमें इजाफ़ा होगा और सियासी सतह पे उनकी जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक तूफ़ान है, जो एक तलातम है, जो एक ख़ास ग्रोह की जानिब से है, उसमें भी कमी आएगी और आगे चल के शायद आप बात करेंगी बलूचिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से। तो उनके ये जो अंदरूनी सतह पे जो रवाबित है इसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि एक तवीलुल मुद्दत और एक मौसर हिकमत अमली वज़ीर-ए-आज़म साहब तरतीब देने के लिए कोशा है और हम उम्मीद करते हैं कि आलमी सतह पे जिस तरह उनको कामयाबियाँ मिली है, मुकामी सतह पे भी, सियासत के शोबे में भी और जो हमारी अमन व अमान की जो कैफियत है उसकी बेहतरी में वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये कोशिशें बारावर साबित होंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, हम ये देख रहे हैं कि ईद बहुत खुश असलूबी के साथ गुजर गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत अच्छी रही है। पाकिस्तानियों ने बेहतरीन तरीके से ईद मना ली है। एक तो इसका सेहरा वज़ीर-ए-आज़म की जो एक्टिवनेस है उसको भी जाता है और इदारों ने जो बहुत ही बेहतरीन काम किया है उसके ऊपर भी जाता है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, उन्होंने भी तमाम ब्रीफिंग जो है वज़ीर-ए-आज़म को दी है। ये तमाम सूरत हाल के हवाले से आप ये बताइएगा कि आपने इसको कैसा देखा और इसके पीछे किन किन लोगों की, किन किन इदारों की काविशें आपको नज़र आई? देखिए, बहुत शुक्रिया मदीहा। ये टीम वर्क का नतीजा है और टीम वर्क कैसे पैदा होती है? टीम वर्क ऐसे पैदा होती है जिसकी तफसीलात अभी साफ़ी साहब और हाफिज़ साहब ने बताई कि तमाम लोगों को सियासी या नज़रियाती इख्तिलाफ़ के बावजूद साथ लेकर चलने की स्पिरिट के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से तमाम सियासी जमातों, तमाम हुकूमत में जहाँ लोग मुख्तलिफ़ सतहों पे लोग बैठे हुए हैं उनको इंगेज किया और उनको साथ लेकर चलने का ये तरीक़ा है। आप इंगेज करें खुशी के मौके पर, किसी और मौके पर, और इसी तरह से जैसे आपने बैरून पाकिस्तान आपने ये किया, ये एक यानी लोगों को इंगेज रखना, लोगों की दुख दर्द में शरीक होना, बिल्कुल यही हिकमत अमली दाखिली सतह पर जो अमन व अमान का मामला है उस पर इख्तियार की गई और उसका नतीजा हमने ये देखा कि पाकिस्तान में ईद के ये जो अयाम हैं, अगरचे हमारे दाएँ बाएँ काफ़ी सेंसिटिव सूरत हाल रही, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और इस तरह के मसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ मुतहर्रिक नहीं बल्कि हुकूमत ने लोगों को इंगेज रख कर हर सतह पर एक ऐसी माहौल पैदा किया जिसमें ख़राबी पैदा ना हो सके। और फिर आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पुलिस हो, जो फ़ौज हो या दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने भी अपनी जानें हथेली पे रखी हुई हैं और जानें हथेली पे रख के उन्होंने ये काम किया।
मैं ज़रा सा ऐड करना चाहता हूँ जी। आपके वज़ीर आज़म साहब की जो एक्टिविटी है दाखिली सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर, ये क्या थी और इसकी इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आई। असल में वज़ीर जो ये मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले जो PDM की हुकूमत थी, उसके सामने दो बहुत बड़े चैलेंज थे। दाखिली सतह पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि गुज़श्ता हुकूमत जो PTI की थी उसने पाकिस्तान को मैदान जंग बना दिया था। वो हुकूमत करने और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ देने और उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई काम करने नहीं आए थे। वो पाकिस्तान के अंदर एक ऊधम मचाने आए थे और साबिक वज़ीर आज़म जो मानी PTI हैं, उन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर इस मुल्क में चारों तरफ यानी ऐलान जंग कर रखा था। चारों तरफ जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी शोबाजात हैं, मिसाल के तौर पर अगर हवाबाजी का वज़ीर पार्लियामेंट के अंदर आके ये कहता है कि पाकिस्तान का एक कौमी फ़िज़ाई इदारा जो है उसके साथ ये ख़राबियाँ हैं और वो ख़राबियाँ ना हों, तो इसका मतलब ये है कि वो इदारों से लड़ रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो मीडिया से लड़ रहे थे, वो अपने सियासी हरीफों के साथ उनकी ज़िंदगी को तंग कर रहे थे। तो अब वज़ीर आज़म जब यहाँ ईद का मौका आया तो उन्होंने उसी जो भड़की हुई आग थी उस पर पानी डालने के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को इंगेज किया। ये कौम को साथ लेकर चलने का ये सलीका होता है। इसी तरह से उस हुकूमत ने खारजा महाज पर भी तबाही मचा दी थी। कोई मुल्क दुनिया में बचा नहीं था जिसके पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात हों। वो मुल्क जो कहती हैं जी कि मुल्क दो हैं कौम एक है, उनके साथ भी खराबी की गई और उनकी भी बगल पीठ में छुरा घोंपा गया और उनको भी गालियां दी गई। अब सब लोग जानते हैं, तो उस चीज़ को जाहिर है कि वो लोग जानते थे कि ये एक बच्चा सक्का है, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन उन्होंने जो ज़ख़म पहुंचाए थे उसको ठीक भी तो करना है ना। तो वज़ीर आज़म ने ईद के इस मौके पर पूरी मुस्लिम दुनिया को इंगेज किया और उनको खुशी के मौके पर खुशी का पैगाम दिया और उनसे तय किया कि हम आगे बढ़कर इन मामलात को तय करेंगे और दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनसे इकट्ठे निपटेंगे। एक उसकी वजह ये थी। दूसरी वजह ये है कि जो दुनिया में अब नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में जो तब्दीली आई है उसके बाद उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और कौमों की हिकमत अमली आलमी मामलात में तब्दील हो रही है। तो उस मरहले पर भी एक नई हिकमत अमली, नई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो इस मरहले पर वज़ीर आज़म ने ये काम भी किया और आपको आगे लेकर चलने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया मुस्लिम दुनिया के लिए। और जो तीसरा उसका मकसद हासिल हुआ वो अभी बताया कि जैसे कुवैत की तरफ से पाबंदी ख़त्म हो गई पाकिस्तान की वर्क फोर्स के लिए या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है, तो ये सारी चीज़ जो थी ये पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम बिरादरी को और पूरी आलमी बिरादरी को साथ लेकर चलने की है। ये आगे बढ़ने का तरीका है, यानी भड़कती हुई आग पर पानी डालना और जो दोस्त हैं उनके गले लगकर और गिले शिकवे दूर करके आगे बढ़ने का तरीका। और यही तरीका पाकिस्तान के अंदर इख्तियार किया गया, जिसकी तरफ आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ खदशात थे उनको टैकल किया गया इसी हिकमत। ठीक है, यही बड़प्पन है और यही समझदारी है। शलीला साहिबा, हिकमत अमली जो वज़ीर आज़म की रही ईद के मौके पे, एक तो आप ये भी बयान करेगा सियासतदान जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं उनसे बातचीत और फिर आलमी बरादरी के साथ उनकी बातचीत, सफारतकारी किस तरह से हासिल होगी और जो मकासद है पाकिस्तान के, बहुत सारे महाज पर पाकिस्तान ने लड़ना है अभी, तो उस पर सफारतकारी कितनी अहमियत की हामिल होगी? बहुत शुक्रिया मदीहा। बात यह है कि जो वज़ीर आज़म है वो एक सियासतदान है और हमेशा से जो शबाशी साहब है वो मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर कारगर रहे हैं। जैसे उन्होंने जब वो अपोजिशन लीडर भी थे तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा था कि आएँ बैठे हम मसाके मेशत करते हैं। वो इसी वजह से कि दावत दे रहे हैं कि आएँ मुल्क के हालात ठीक करते हैं।
तो जब वो अपोजिशन में रह के मुल्क के हालात ठीक करना चाहते हैं, तो जब वो वज़ीर आज़म बने हैं तो उनके ऊपर एक पूरी जिम्मेदारी आई है कि उन्होंने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, इस मुल्क की मैशत को ठीक करना है, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करना है, इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी लेके आनी है। और जो हमारे इर्द गिर्द जो हो रहे हैं वाक़या, जैसे जो कश्मीर में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान में भी दूसरे ममालिक की तरफ से दहशतगर्दी की जा रही है, तो पाकिस्तान उनका मुकदमा भी जो है वो लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जब वो तो इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं, इसराइल हो गए, जो इंडिया हो गए, और वो जो कुछ कर रहे हैं कश्मीर में, फ़लस्तीन में, तो पाकिस्तान को खुद भी एहसास है कि जब आप इस तरह की दहशतगर्दी का फेस करते हैं तो क्या हालात उनके ऊपर हो रहे होते हैं। आप गज़ा में देख लो कि ईद वाले दिन भी वहाँ पे जिस तरह लोगों को शहीद किया गया, और जब से इजराइल ने वहाँ पे जंग छेड़ी हुई है तो कितने हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो चुका हुआ है। तो वज़ीर आज़म ने उनका मुकदमा जो भी वो लड़ना है पाकिस्तान के साथ साथ। मुल्क की तौर पे अगर अंदर आएँ तो देखें, जब हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है या हमने जो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। इसलिए एक सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ था जिसके अंदर ब्रीफिंग दी गई थी। एक जमात ने उसका बाइकआउट किया क्योंकि वो जमात है जो इंतशार और फितना फैलाना चाहती आई, और वो साथ बैठ रही हैं। तो वज़ीर आज़म इसीलिए सबसे मुलाकात कर रहे, सबको टेलीफोनिक कॉल ईद के ऊपर कर रहे थे कि हमने मिल के चलना है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अगर उन्होंने दूसरे ममालिक के लोगों के साथ ताल्लुकात कायम किए, सदूर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, तो उसकी भी रीज़न यही था कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी लेके आने, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने, क्योंकि इससे पहले हमारा मुल्क आइसोलेशन में जा चुका हुआ था PDM-1 की गवर्नमेंट से पहले। तो ये PDM की गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट की अब ये जो काविशें थी, उनके ज़रिए जो है पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया में बहाल हो रहा है। दुनिया के जो ममालिक है पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करना चाहते हैं, इसलिए सेंट्रल एशिया की तरफ से भी हम खुशखबरियाँ मिल रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी को बढ़ाना चाह रहे हैं। चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे पहले से बेहतर हैं, हम इधर मिडिल ईस्ट की तरफ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। कतर भी पाकिस्तानियों को जॉब देना चाह रहा है, कुवैत ने पाबंदियाँ हटा दी हैं, सऊदी अरब का जो है वो पाकिस्तान बिजनेस वो 2-3 दफ़ा पाकिस्तान आ चुका है। सऊदी अरब के अंदर इतनी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें पाकिस्तान को बुलाया गया कि IT के अंदर हमने जो है ताल्लुकात अपने बेहतर करने, इन्वायरमेंट के ऊपर हमने जाके मिलकर काम करना। अभी IMF के साथ पाकिस्तान का जो है वो एग्रीमेंट हो गया है, वो इन्वायरमेंट में भी हुआ है, और जो हमने अपना जो कर्ज लिया हुआ है उसकी भी दूसरी किस्त जो है वो अब हमें मिलेगी। तो ये वो तमाम जो काम हो रहे हैं, ये वज़ीर आज़म की ही सारी एक्टिव जो है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं, अगर उनको देखे, जो पंजाब के अंदर वज़ीर आला थे, उनके साथ काम करने वाले जो वज़ीर थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो हमेशा अलर्ट रहते थे कि किसी वक्त भी उनको कॉल किया जा सकता है, किसी वक्त भी वज़ीर आज़म किसी भी अदारे का, किसी भी हॉस्पिटल का विजिट कर सकते हैं। इसी तरह जब वो वज़ीर आज़म हैं तो अभी वो यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने ईद के दिन भी ये नहीं देखा कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं आराम करूँ, वो उन दिनों को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि पाकिस्तान के लिए जितनी बेहतरी हो सकती है, पाकिस्तान में जितने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। और ये काविशें हमें नज़र भी आई हैं कि जो उनका अज़्म है कि हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाना है। तो इस ईद के ऊपर इतने थ्रेट्स से इतने ज़्यादा अलर्ट इशू किए गए हुए थे कि बहुत बड़ा कोई ख़तरा, जानी नुकसान हो सकते हैं, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानियों ने बड़े अच्छे तरीके से ईद मनाई और बड़े अमन व अमान के साथ और सुकून के साथ ये जो ईद है वो मनाई गई। तो ये तमाम क्रेडिट वज़ीर आज़म को, उनकी टीम को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। ठीक है नाज़रीन, हमने बात की है कि जिस तरह से मुल्की सियासतदानों से वज़ीर आज़म ने बातचीत की है, इसके अलावा आलमी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक का रब्ता किया है, उसकी सफारतकारी के हवाले से भी हमने अपने तज्ज़ियाकारों से बातचीत की। हमने ये भी बात की है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात का हवाल और फिर अमन व अमान की सूरत हाल जो ईद के मौके पर रही है उस पर भी बात की है। आगे हम बढ़ते हैं। हम वज़ीर आज़म ने एक और अहम जो है वो मुलाकात वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से की है, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हाफिज़ साहब, ये एक बहुत अहम मैसेज है। बलूचिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं, और मार्च के महीने में जो टफ टाइम दिया है पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने, और वो एक नेक्सिस जो है वो मुतहरिक हुआ है हमारी रियासत के ख़िलाफ़, लेकिन वज़ीर आज़म के इस पैगाम को आप कैसा देखते हैं? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स रही हैं लाहौर में, वो लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उनकी चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान से एक मीटिंग हुई है। चीफ़ मिनिस्टर ने उन्हें बलूचिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे ब्रीफ़ किया है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है,
और वहाँ 11 अब मार्च को जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया था उसको अगवा करने का, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वाक़यात जो हैं उसमें ना सिर्फ ये कि वाक़यात बढ़ रहे हैं, बल्कि यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। तो ये एक कशमकश जारी है वहाँ पर दहशत गर्दों, अलहदगी पसंदों और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एक नेक्सिस है जो बन चुका है और उसको तोड़ा जा रहा है। आप ये देखें 11 मार्च के बाद जो वाक़यात हुए, आज प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया कि उसके बाद से जो वाक़यात हो रहे हैं उनमें क्या तसलसल है और उनमें क्यों तेज़ी आ रही है। और इस हवाले से बलूचिस्तान की हुकूमत ना सिर्फ ये कि पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है, बल्कि उन्होंने ये अभी रिसेंटली ये कैबिनेट ने फैसला किया है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो ना सिर्फ ये कि ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, बल्कि वो अनासिर जो खा हुकूमत के अंदर भी मौजूद हैं, अगर वो दहशत गर्दों की या अलहदगी पसंदों की या पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की सपोर्ट करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाई होगी। ये नया इकदाम है। आप ये देखें कि इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ़ किया है पहले वज़ीर दाखिला ने, और वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि पाकिस्तान में जो इक़दामात किए गए ईद के मौके पर, उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीनों अय्याम जो हैं बखैर व खूबी जो है गुजर गए और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पूरी तरह से अलर्ट रहीं। पाकिस्तान की जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस है या दीगर जो अदारे हैं, वो पूरी तरह से मुतहर्रिक रहे, जिसकी वजह से हमारे शहरियों को अमन और सुकून के साथ ईद के ये खुशकुन लम्हात जो है गुजारने की तौफीक अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अब ये सूरत हाल जो है, अब हमें देखना ये है, पिक्स की जो रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रही हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, ये एक रिपोर्ट आई है जो रिलीज़ हुई है मार्च के वाक़यात के हवाले से। ये रिपोर्ट इस लिहाज से भी चशम कुशा है कि मार्च में हम देख रहे हैं कि मार्च जो है वो ना सिर्फ ये कि रमज़ान का महीना था, बल्कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये पहला रमज़ान था गुज़िश्ता 10 बरसों में, एक दहाई में, जो लहू लहू गुजरा है और उसमें दहशत गर्दों ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। उसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी हमें बहुत तेज़ नज़र आ रही हैं। और इसके ये देखें, एक महीने के दौरान 100 से ज़्यादा हमले, दहशत गर्दाना हमले, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग है जो लड़ी जा रही है दहशत गर्दी के हवाले से। और इंशाअल्लाह ये जंग जो है ये ख़त्म होगी और इस जंग में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के दीगर अदारे जो हैं यकीनन कामयाब होंगे। और यही पैगाम जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी आया है, जो उन्होंने पैगाम दिया था ईद के मौके पर, और यही वो पैगाम है जो आज भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आया है कि हम बलूचिस्तान में अमन और तरक्की को जारी रखेंगे, दहशत गर्दी का हर सतह पर मुकाबला होगा। उसकी वजह यह है, देखें यहाँ पर दहशतगर्द जो दहशत गर्दी हो रही है, सबको मालूम है कि ये दहशत गर्दी के सारे जो ताने बाने हैं वो बाहर से निकलते हैं। और यही वजह है कि सी पैक के मामलात हों या गवादर पोर्ट की फंक्शनिंग हो, गवादर एयरपोर्ट की फंक्शनिंग हो, ये वो तमाम मामलात हैं जो दुश्मन की आंखों में खटकते हैं और दुश्मन जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मज़ीद कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगी और इसके नतीजे में न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि आप देखें खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त जहाँ 26 अजला जो हैं वो रेडिकलाइजेशन का शिकार हैं, अस्करियत पसंदी का शिकार हैं, वहाँ एक पुख्ता अज़्म के साथ सूबाई हुकूमत को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो इस मसले में कुछ लैतो लाल से काम ले रही है। जब भी अफ़गान बाशिंदों की वापसी का मरहला आता है वो पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट के मुखालिफ जो है पॉलिसी अपनाते हैं और पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट को ये पैगाम दिया जाता है कि अफ़गानियों को वापस ना भेजा जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि वज़ीरिस्तान से लेकर टांग हो, बन्नू हो या दीगर अजला हो जहाँ पर ये अस्करियत पसंदी बढ़ रही है, वहाँ पर ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि पुलिस जो है, सूबाई पुलिस बड़ी भरपूर तरीके से दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही। थानों पर हमले हो रहे हैं लेकिन ये हमले नाकाम जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं।
अब ज़रूरत इस बात की है कि सूबाई हुकूमत भी अपने इकदाम तेज़ करे और सूबाई हुकूमत सियासत की बजाय तवज्जो जो है वो अस्करियत पसंदी और ये दहशत गर्दी को ख़त्म करने पर तवज्जो दे, ताकि ये सूबा भी ये इस सूबे में अमन के लिए जो फोर्सेस काम कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है साफी साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, लेकिन फिर भी दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक नाराज़ बलोच की थ्योरी बनाकर पेश कर दी जाती है और कहा जाता है ये नाराज़ बलोच हैं। इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? एक तो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के बीच में मुलाकातों का एक मुसलसल सिलसिला जारी है। आप जानती हैं कि इससे पहले भी गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और इसकी यही वजह है जो सो कॉल्ड नाराज़ बलोच है, जिसकी इस्तिलाह रियासत पाकिस्तान की नज़र में बिल्कुल नापसंदीदा इसलिए है कि नाराज़ बलोच जो होते हैं, जो रियासत के बाशिंदे होते हैं, अगर वो नाराज़ भी होते हैं तो फिर रियासत के ख़िलाफ़ वो हथियार नहीं उठाते। जिन लोगों के हाथ में हथियार है वो सारे दहशतगर्द है, सारे शिद्दत पसंद है, चाहे उनको हम BLA का नाम दे, BRF का नाम दे, BNA का नाम दे, मजीद ब्रिगेड, बशीर ज़ैब, TTP, ISKP। मेरी नज़र में और अब रियासत की नज़र में ये तमाम लोग एक ही है, क्योंकि उनके हाथ में हथियार है। अगर कोई जायज़ मुतालबा है या कोई सियासी मसला है तो उसके लिए सियासत के दरवाज़े ना रियासत बंद करती है, ना हुकूमत ने इस हवाले से कोई ऐसा कदम उठाया है। अब हम देख रहे हैं कि BNP का धरना कई दिनों से जारी है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अख्तर जान मेंगल के कई मुतालबात रियासत के लिए नापसंदीदा है और सख्त मुतालबात उन्होंने रखे, गैर लचकदार रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। उनके साथ मुज़ाकरात भी मुसलसल रियासती सतह पे हो रहे हैं, सियासी सतह पे हो रहे हैं, उनके एहतजाज को कबूल किया जा रहा है। लेकिन 11 मार्च को जाफ़र ट्रेन को अगवा करना या पहाड़ों पे चढ़कर हमारे सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस और निहत्ते अवाम को शहीद करना और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद का इस्तेमाल करना, ऐसे लोगों को हम नाराज़ न मानते हैं, न मान सकते हैं। ये दहशतगर्द है, ये शिद्दत पसंद है। और जिस मुलाकात का आपने ज़िक्र किया, ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि अब हुकूमत और रियासत और सूबाई हुकूमतें और सिविल और मिलिट्री फोर्सेस जो है सब मिल के मेरे ख़्याल में इस नतीजा पे पहुँचे हैं कि रियासत ने हार्ड स्टेट की जो पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान किया है, तो कम अज़ कम अगर हार्ड नहीं तो रियासत ने अपने आप को स्ट्रांग स्टेट साबित करना है। तो स्ट्रांग स्टेट के लिए ज़रूरी है कि इन शिद्दत पसंदों को इनकी सरकूबी की जाए और जो लोग सियासी मकालमे के लिए आमादा हो, जो लोग सियासत को सियासत के ज़रिए हल करने के लिए राज़ी हो, तो उनके साथ शायद जो सियासी हुकूमतें हैं वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे। तो ये मुलाकातें मेरी नज़र में ये एक दो जो कसीरुल जहती पॉलिसी है उसका एक मुसलसल तसलसल है। और इसमें हम ये तवक्को कर सकते हैं कि एक तरफ अगर रियासत जो है अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगी अपनी हुदूद में रहते हुए, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और सरफराज बुगटी साहब जैसी सियासी क़ियादत जो हमारे हैं, अगर वो सियासी मकालमे को जारी रखेंगे तो उम्मीद है कि बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में अमन व अमान की कैफियत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर फ़ारूक, बिल्कुल एक ज़बान ज़द आम है कि रियासत माँ की जैसी होती है और अगर माँ से नाराज़गी हो तो माँ के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाया जाता। तो आप क्या कहेंगे कि जो भी बलूचिस्तान में हुआ, मार्च के महीने में हुआ, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने जब भी उन्हें मौका मिला और आज भी जब सरफराज बुगटी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि अव्वलीन तरजीह है बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए। आप इस पर क्या तबसरा देंगे? देखिए, ये तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बुनियाद है वो, और पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद है, और बलूचिस्तान में बसने वाले लोग
न सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि दूसरों से बढ़कर पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो एक तवील अरसे से वहाँ जो टेररिज्म हो रहा है, बलूचिस्तान के आवाम के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है, वो बगावत पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, उसको झेल रहे हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी, पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी ये है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो बन पड़ता है करे, और उसके राह में रुकावट बनने वाली जो भी कुव्वत है उसको कुचल के रख दे। ये जो रियासत माँ के जैसी वाली आप बात कर रही हैं, रियासतें तो हमेशा माँ होने का सबूत दिया है। ये कौन लोग हैं जो रियासत के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं? इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा और आप देखते रहते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया ओरिजिनेटेड सोशल मीडिया ग्रुप बहुत सारे हैं और उनकी जड़ें इंडिया से बाहर भी हैं। वो CPAC के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। वो अपनी लीडरशिप को, जो पुरानी लीडरशिप है नेहरू के ज़माने की, उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि गवादर को हासिल करने में वो नाकाम क्यों हुए और पाकिस्तान ने कैसे हासिल कर लिया। तो गवादर पाकिस्तान ने हासिल किया, और गवादर के हासिल करने पर मैंने उस पर बहुत काम किया, उस मौजू पर। जिस तरह से गवादर में जश्न मनाया गया वो दुनिया ने दिहाइयों तक याद रखा। तो गवादर पाकिस्तान के साथ आना चाहता था, गवादर का मफाद पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान का मफाद गवादर के साथ है। और ये चीज़ पाकिस्तान को इक़्तिसादी और दिफाई ताकत फराहम करती है। तो जो इससे ख़तरा महसूस करते हैं वो बलूचिस्तान में मसाइल पैदा करते हैं। तो इस वक्त उन लोगों के जो आलाकार बनकर ये काम कर रहे हैं, वो उस माँ के फर्जंद नहीं हैं। रियासत जिनकी माँ है वो किसी और माँ के बेटे हैं। वो इस माँ के न वफादार हैं, ना उनका मफाद ये है जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मफाद है। वो किसी दूसरे के मफाद के लिए ये काम कर रहे हैं। और वक्त आएगा, आ क्या गया, बलूचिस्तान के अवाम ने कभी उन्हें घास नहीं डाली। बलूचिस्तान के अवाम को उन्होंने हमेशा मेन स्ट्रीम में दाखिल होने से रोका, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम हमेशा पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे और उन्हें कभी घास नहीं डाली। तो दरअसल वो पाकिस्तान के किसी सियासी जोग्राफिए का हिस्सा नहीं है। सियासी जोग्राफिया जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं सियासी अमल का जिक्र कर रहा हूँ। वो एक हकीर सी अक़लियत है जो गैर मुल्की सरमाए और असले के ज़ोर पर एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आवाम जिनके साथ नहीं है। रियासत ज़ाहिर है कि एक हद तक टॉलरेट करती है, और ये कोई रियासत ये बर्दाश्त नहीं करती कि रियासत की सालमियत के लिए कोई ख़तरा बन जाए, रियासत की मईशत के लिए कोई ख़तरा बन जाए, रियासत के खारजा ताल्लुकात के लिए कोई ख़तरा बन जाए। और इस वक्त अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि PTI के लोग उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर ये PTI करेगी तो PTI आइडेंटिफाई करेगी ख़ुद को जो पाकिस्तान के मफादात के हक़ में नहीं है। तो ये अगर न करे PTI तो बेहतर है, लेकिन अब अगर वो मुसिर है ये करने पर तो इसका मतलब ये है कि PTI का भी मफाद वो नहीं है जो पाकिस्तान का मफाद है, जो पाकिस्तान के अवाम का मफाद। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपकी जानिब बढ़ते हैं। एक तो वफाकी हुकूमत की संजीदगी के हवाले से आप क्या तज्जिया देंगी बलूचिस्तान के हवाले से जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है, और दूसरा आप क्या तजवीज़ करेंगी, इन तमाम मसाइल का हल क्या हो सकता है? बात यह है मदीहा के जो इस वक्त हुकूमतें बैठी हुई हैं उसमें अगर पीपल्स पार्टी है या नवाज़ लीग है, आप अगर उनका माजी देखें तो उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा काम किया है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में तो उस वक्त आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज का आगाज़ किया गया। फिर 2013 में जब नवाज़ लीग की हुकूमत आई तो वहाँ पर ये फार्मूला दिया गया कि पहले बलोच जो है उनकी हुकूमत होगी, फिर उसके बाद नवाज़ लीग की हुकूमत जो है वो की जाएगी, ताकि जो बलोच लोग नाराज़ हैं उनको, वो लोग जो रियासत से वाकई नाराज़ हैं, जो दहशत गर्द नहीं है,
जो अपने हकूक की जंग लड़े उनको कौमी धारे के अंदर लाया जाए। और बलूचिस्तान के अंदर में स्टेबिलिटी नज़र आनी शुरू हो गई थी। बलूचिस्तान के वो जो लोग हैं, जो बलोच हैं, वो मुहिब्बे वतन है, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये तो कुछ बैरूनी कुव्वतें हैं जिन्होंने कुछ लोगों को, जो दहशतगर्द हैं, उनको अपना आलाकार बनाया है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो सो कॉल्ड अलहदगी की तहरीक जो है वो चलाई जा रही है, वो भी बैरूनी फंडिंग से, क्योंकि इंडिया के अपने अंदर ऐसी बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, वो उनसे नज़र हटाने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये काम करवा रहा है इन लोगों की फंडिंग करके। तो वज़ीर आज़म को आप यहाँ देखें कि एक वज़ीर आज़म पहले भी थे, जब वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, वहाँ पे जो लोग बैठे होते थे वो कहते थे वो आए, हमारी वज़ीर आज़म आए, हमारी दाद रसी करें, तो वो कहते थे कि मुझे लाशों से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तो एक ये वज़ीर आज़म है कि जैसे ही जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ, वो फ़ौरन बलूचिस्तान गए, वहाँ पर जाके वहाँ के लीडरान से मिले, सिक्योरिटी के जो इदारे थे वहाँ से जाके मिले, उनसे जाके सारा उन्होंने प्लान लिया कि किस तरह हम यहाँ पर दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। ग्वादर के अंदर हमें एक्टिविटी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे रिकोडिक के ऊपर काम शुरू हो रहा है जिसमें सऊदी अरब आके सरमायाकारी करेगा। तो ये तभी होगा जब वहाँ पे अमन कायम किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म की संजीदगी तो नजर आती है। कभी हम सलामती कमेटी का जो इजलास बुलाया जा रहा होता है, कभी वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ जाके वो मिल रहे होते हैं। जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो बलूचिस्तान गए हैं बिलावल भुट्टो के साथ, वहाँ पे जाके जो रहनुमा है उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की जा रही है कि कैसे आए मिल के हम जो है वो बलूचिस्तान का मसला जो हल कर सकते हैं। देखिए, बलूचिस्तान को आपको दो तरह से करना है। एक तो रियासत को सख्ती के साथ निपटना है उन तमाम अनासिर के खिलाफ जो वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि जिसने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। दहशतगर्दी को किसी सूरत नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ की यूथ है उसको इंगेज करना होगा। वो जो वहाँ की जो सियासी रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान के वफाक के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके साथ डायलॉग करने होंगे। और आपको जो उनकी यूथ है उनके लिए रोज़गार के मौके फराम करने होंगे। उनको अच्छी आपने एजुकेशन वहाँ पे जो है वो देनी होगी ताकि उनको एहसास हो कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान एक ही है। तो जो उनके जो ऐसे जो अनासिर हैं जो वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो उनको जज्बाती तौर पे भड़काते भी हैं, उनको रियासत के खिलाफ करने की कोशिश की। तो ये ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है जो बलोच नौजवानों के साथ हो, वहाँ के सियासी लीडरों के साथ हो, ताकि मिल के इकट्ठा इस तमाम दहशतगर्दी का जो है खात्मा किया जाए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया जाए। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा, आपका शुक्रिया। मुझे मदीहा आबिद अली को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।